नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें, जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं या जो खाना खाते हैं, वो हम तक पहुंचती कैसे हैं? आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्हीं हिस्सों को समझेंगे जो चुपचाप काम करते हैं और हमारे देश को चलाते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अर्थव्यवस्था के 3 हिस्सों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि देश की तरक्की को जीडीपी से कैसे नापा जाता है, भारत की ग्रोथ की कहानी जानेंगे और रोजगार से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। देखिए, हमारे चारों तरफ लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में, कोई ऑफिस में, तो कोई दुकान चला रहा है। इन सभी कामों को हम कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को, इन्हीं हिस्सों को हम सेक्टर्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारी इकोनॉमी के इन 3 बुनियादी हिस्सों को समझते हैं। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सबसे पहला है, जैसा कि नाम से ही साफ है, प्राइमरी सेक्टर, यानी वो काम जो सीधे नेचर से, प्रकृति से जुड़े हैं। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो हम जमीन से उगाते हैं, पानी से निकालते हैं या खदान से खोदते हैं। जैसे किसान का कपास उगाना या मछुआरे का मछली पकड़ना, ये सब सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। अच्छा, तो प्राइमरी सेक्टर से हमें कपास मिल गई। अब इस कपास का क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है सेकेंडरी सेक्टर की। ये हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया है। इस सेक्टर का काम है प्राइमरी सेक्टर से मिले रॉ मटेरियल को एक नई उपयोगी चीज में बदलना, जैसे कपास से धागा बनाना या गन्ने से चीनी तैयार करना। और अब तीसरा सेक्टर, तो कपास से कपड़ा बन गया, लेकिन वो कपड़ा फैक्ट्री से हम तक कैसे पहुंचेगा? यहां काम आता है हमारा टर्शरी सेक्टर, जिसे हम आम भाषा में सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि अपनी सेवाएं देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, डॉक्टर, टीचर। ये सभी सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। ये सेक्टर पहले 2 सेक्टर्स को सपोर्ट भी करता है और हमारी जिंदगी को भी आसान बनाता है। तो अब इस पूरी चेन को देखिए, है ना? ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, एक टीम की तरह। किसान के बिना मिल नहीं चल सकती, और मिल के बिना ट्रांसपोर्ट का क्या काम? अगर इस चेन की एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो सेक्टर्स तो समझ आ गए, लेकिन एक सवाल उठता है, हम ये कैसे नापते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है या कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? इसके लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है, जिसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, एक देश के अंदर। दूसरा, एक साल के दौरान। और तीसरा और सबसे जरूरी, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। ये फाइनल या अंतिम शब्द बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक बिस्कुट का। सोचिए, किसान ने गेहूं बेचा 10 रुपए का, आगे मिल ने उस गेहूं का आटा बनाकर बेचा 25 रुपए का, और फिर कंपनी ने उस आटे से बिस्कुट बनाकर बेचा 80 रुपए में। अब अगर हम जीडीपी निकालने के लिए 10, 25 और 80 तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा? हम एक ही चीज की वैल्यू को बार बार गिन लेंगे, है ना? इसे कहते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। इससे बचने के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेते हैं। यहां वो है 80 रुपए का बिस्कुट, क्योंकि उस 80 रुपए में आटे और गेहूं की कीमत पहले से ही शामिल है। तो अब हम जीडीपी को समझ चुके हैं। चलिए अब इस टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की इकोनॉमी में क्या बदलाव आए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये 2 अलग अलग समय की तस्वीर दिखाता है। पहले 1977-78 की बात करते हैं। तब प्राइमरी सेक्टर यानी खेती-बाड़ी हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था, लगभग 40%। लेकिन अब 40 साल आगे आते हैं, 2017-18 में तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है। कितना बड़ा बदलाव है ना? और ये ट्रेंड आज भी जारी है। हमारा सर्विस सेक्टर ही अब इंडियन इकोनॉमी का मेन ग्रोथ इंजन बन चुका है। जीडीपी का 55% से ज्यादा हिस्सा और हमारे एक्सपोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा भाग यहीं से आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब सर्विस सेक्टर लिख रहा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। हमने देखा कि पैसा सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, पर क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को नौकरियां भी सबसे ज्यादा वहीं मिल रही हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
और ये चार्ट उस पहेली का जवाब है। देखिए, जीडीपी में तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा बहुत कम हो गया है, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की बात करते हैं तो आज भी लगभग 44% लोग यानी देश के लगभग आधे लोग खेतीबाड़ी से ही जुड़े हैं। एक तरफ जीडीपी की कहानी है, दूसरी तरफ रोजगार की, और दोनों कहानियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यही इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पजल है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश की आधी वर्किंग पॉपुलेशन उस सेक्टर में काम कर रही है जो देश की इनकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लगभग छठा हिस्सा ही प्रोड्यूस कर रहा है। साफ है कि यहां जरूरत से ज्यादा लोग हैं और इस वजह से हर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी काफी कम है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। सोच के देखिए, एक छोटा सा खेत है जिस पर एक ही परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं। देखने में तो सब काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा, लेकिन उस खेत को ठीक से चलाने के लिए शायद सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत है। तो अगर 2 लोग वहां से हटकर कहीं और काम करने लगे तो भी खेत की पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि वो 2 लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। तो ये रोजगार की जो पहेली है उसे और बेहतर समझने के लिए इकोनॉमी को एक और तरीके से देखना जरूरी है। इस बार हम काम की नेचर नहीं बल्कि काम के कंडीशंस के बेसिस पर सेक्टर्स को समझेंगे। इस फर्क को समझने के लिए चलिए 2 लोगों की कहानी देखते हैं, कांता और कमल। कांता एक ऑफिस में काम करती है, उसकी जॉब सिक्योर है, हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है, उसे पेड लीव भी मिलती है। ये है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहाँ सब कुछ सरकारी नियमों के हिसाब से चलता है। अब कमल को देखिए, वो एक डेली वेज लेबरर है, रोज काम मिलने की कोई गारंटी नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां वर्कर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में 80% से भी ज्यादा वर्कर्स कमल की तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करते हैं। सोच सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी को क्लासिफाई करने के आखिरी तरीके को देखते हैं। इस बार का आधार है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक, कि किसी कंपनी या एंटरप्राइज का मालिक कौन है, सरकार या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ 2 तरह के सेक्टर हैं। एक है पब्लिक सेक्टर, जिसका मालिक सरकार होती है, जैसे कि इंडियन रेलवेज या पोस्ट ऑफिस। इनका मेन मकसद लोगों की सेवा करना होता है, ना कि सिर्फ मुनाफा कमाना। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर, जिसके मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनियां होते हैं, जैसे टाटा या रिलायंस। इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इंडियन इकोनॉमी को समझने के 3 अलग-अलग तरीके देखे। पहला, काम की नेचर के आधार पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के आधार पर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और तीसरा, ओनरशिप के आधार पर, पब्लिक और प्राइवेट। जब हम इन तीनों नजरियों को एक साथ देखते हैं तब हमें इकोनॉमी की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक देश की तरक्की के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी या अपने हर नागरिक के लिए एक सिक्योर जॉब? सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना या लोगों के लिए बेहतर रोजगार के मौके बनाना? शायद इसका जवाब ये या वो में नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने में है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।